सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अभी चैनल पर चलाई जा रही है और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं सीटेट जो 2025 के लिए तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने सीडीपी से संबंधित प्रश्न उत्तर जो कि 21 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन पेपर हुआ था उसी से संबंधित प्रश्नों को पिछले वीडियो में किया था। 15 प्रश्न हमने उस वीडियो में कर लिया था। आज 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। यदि आप भी चाहते हैं इस बार का सीटेट क्रैक करना तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा स्कैफोल्डिंग का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अनुकरण के लिए कौशल का प्रदर्शन, तो यहाँ पे देखिए अनुकरण के लिए जो है कौशल का यदि प्रदर्शन किया जाता है ये जो है आपका स्कैफोल्डिंग का एक उदाहरण है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण, आप जो है सहपाठी के साथ में जो है अपना शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं, उनसे हेल्प ले रहे हैं, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, स्कैफोल्डिंग का उदाहरण हो जाएगा। तत्पर एवं संकेत, शिक्षक द्वारा जो है तत्पर होना एवं संकेत देना ताकि बच्चे जो जहाँ पे कंफ्यूज है उस चीज़ को आगे पार कर सके और वे जो है सीख सके, लर्न कर सके, तो ये भी आपका स्कैफोल्डिंग का उदाहरण हो जाएगा। खास करके टीचर जो है संकेत देकर बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें जो है हेल्प करते हैं और साथ में उनकी दोस्त भी हेल्प करते हैं, सहपाठी भी हेल्प करते हैं, तो ये जो क्या होगा, तो वो जो है मोर नॉलेजेबल अदर है यानी कि MKO है, और वे जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं यानी कि वे जो है हेल्प कर रहे हैं। स्कैफोल्डिंग का सीधा सा आप मतलब समझ लीजिएगा, स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है हेल्प करना। यदि आप हेल्प कर रहे हैं किसी प्रकार से तो वो है कि आप जो है उसे मदद कर रहे हैं, तो स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं। और यदि आप कर रहे हैं या जो भी पर्सन जो कर रहा है वो क्या हेल्प कर रहा है, वो क्या है, वो जो है मोर नॉलेजेबल अदर है यानी कि MKO उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रटंत स्मृति नहीं है स्कैफोल्डिंग का उदाहरण, तो आपका ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि उदाहरण नहीं है पूछा क्या है आपके प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो आनुवांशिकी पर जो है आनुवांशिक द्वारा पूर्व निर्धारित है यानी कि ये जो है आपके वंशज से आपको प्राप्त है। तो कौन सा जो चीज़ है जो आपको आपके वंशज से जो है आपको मिला होता है। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा में रुचि, जो आप देखिए शिक्षा में रुचि कैसे उत्पन्न होती है। आप बहुत सारे इन्वायरमेंट भी इससे जो है इस पे काम करते हैं और इन्वायरमेंट के फैक्टर भी जो है इसमें काम कर रहे होते हैं कि आप जो है स्कूल में गए, वहाँ पे यदि बढ़िया परिवेश आपको मिल जाता है, माहौल मिल जाता है, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, अच्छे शिक्षक मिल जाते हैं, तो आप जो है पढ़ाई के प्रति रुचि जो है आपका बढ़ जाता है। वो यदि मोटिवेट करते हैं आपको बहुत सारे गतिविधियों में इन्वॉल्व कराया जाता है, तो ऐसे में जो है आप क्या होते हैं कि बहुत ही मतलब आपका जो है रुचि जो है इंटरेस्ट जो है पढ़ाई के प्रति बढ़ जाती है। तो ये जो है आनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं होता है, ये आपका जो है वंशज द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, मित्रों का चयन, आप जो है अपने दोस्तों का चयन करते हैं, कौन सा दोस्त अच्छा है। एक कहावत है कि अच्छे दोस्त जो बनाते हैं वो अच्छे होते हैं और जो गलत दोस्त बनाते हैं वो खुद भी गलत हो जाते हैं, और ये बहुत ही पहले से जो है ये चीज़ लागू होती है और हर किसी के लिए लागू होती है। तो कभी भी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी दोस्त बनाए तो अच्छे दोस्त बनाएं ताकि आपका जीवन जो है अच्छा जाए, खुश होकर आप जिए। कभी भी जो है गलत रास्ते नहीं पकड़े, आप गलत दोस्त नहीं बनाएं। ठीक है, तो मित्रों का चयन करना ये कोई आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित नहीं होती है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। और देखिए आँखों का रंग, आँखों का जो रंग होता है ये हमें मिली होती है वंशज द्वारा, ये जो है आनुवांशिकता निर्धारित करती है।
तो ये आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। शैक्षणिक सफलता, शैक्षणिक सफलता यानी कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कितना सफल होंगे या असफल होंगे, ये सभी निर्धारण जो है आनुवंशिकी नहीं करती है, बल्कि ये जो है डिपेंड करता है आपके स्टडी पे, आपने कितना आपने तैयारी के लिए फोकस किया है, कितना उसे समय दिया है, या आपने जो है कितना जो है गहन अध्ययन की है, अपने आप जो है अपनी शिक्षा में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, कितना आप समय देता है, ये सभी जो है आपका जो शेड्यूल होता है, ये सभी डिपेंड करता है शैक्षिक सफलता के लिए, शैक्षणिक सफलता के लिए। ठीक है, तो आप जो है इन सब बातों का ध्यान रखें, और इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आँखों का रंग, जो कि पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद। तो निजी संवाद जो है क्या करता है, आपने देखा होगा बच्चे जो है खिलौना खेल रहे होते हैं, आपने अपने घर में भी देखा होगा ऐसे, वो जो है खुद से बात करते हुए आपको दिखेंगे, और अकेले ही होते हैं और खुद से बात कर रहे होते हैं। जैसे कि कोई गुड़िया से कोई बच्ची खेल रही है तो वो क्या करती है कि उसी से बात करने लगती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम खाओ, ये सब तरह का, या फ़ोन से रिलेटेड करती है कि मैं तुम्हारे पापा के पास कॉल कर देती हूँ। इस तरह से बहुत सारे आपने निजी संवाद देखा होगा। तो ये निजी संवाद जो है क्या इसका जो है रोल होता है, तो आपको बतानी है। इसमें आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपके ऑप्शन से बच्चों की आत्म केंद्रियता का द्योतक है, और देखिए बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। अवरोधक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका, बल्कि ये जो है क्या होता है कि बच्चों का जो है मनोबल बढ़ाता है, और वो बच्चा जो है किसी भी चीज़ के प्रति जो है वो नकल करते हैं, वो जो देखते हैं अपने घर में, परिवार में, विद्यालय में, ये सब चीज़ जो देखते रहते हैं वो खुद से जो है करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है इसके माध्यम से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, उनका आत्मबल जो है इससे बढ़ती है। जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करता है, ये आपका यहाँ पे सही दिख रहा है। और देखिए ये संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, आत्म केंद्रीय का यह द्योतक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, यानी कि बच्चे जो है कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, उसने अपने मम्मी पापा को करते हुए देखा है, यानी कि मम्मी जो है पापा से बात कर रहे हैं कि खाना ला दो, इस तरह से जो है जैसे बच्चे देख रहे होते हैं हर रोज़, तो ऐसे में क्या करती है मम्मी टिफ़िन पैक करती है, खाना लाती है, तो ये जो है वो भी खुद से करने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे सब आपस में। ठीक है, तो एक प्रकार का जो नाटक टाइप का वो करते हैं, या मतलब खुद से जो है अकेले ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद से संवाद करते हुए, जिसे हम निजी संवाद के रूप में जानते हैं। और इस प्रकार से जो है वो क्या करते हैं कि जटिल कार्य जो है उनके लिए जो रहती है वो उसमें जो है वो सहायता कर देती है, खुद से बात करना जो है उसे सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका इसमें सही हो जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है, यह किसको दर्शाता है? देखिए अक्सर जो है हम देखते हैं लड़कियों को जो है गुलाबी रंग पसंद है, लड़कों को जो है नीला रंग पसंद आती है, और लड़की जो है गुड़िया से खेलती है, लड़का जो है कार से खेलता है। इस तरह का अवधारणाएं जो है मन में हमारी बनी हुई होती है, समाज में जो है अक्सर ये सब देखने को मिलती है। लोगों को लगता है कि लड़कियां जो है मतलब कमज़ोर थोड़ा होती है, वो जो है लड़के के भांति जो है सब कुछ नहीं कर सकती है, इस तरह का जो है मनोभाव लोगों में बना हुआ रहता है। ये जो है एक सामाजिक अवधारणा है, और ये जो है क्या है कि ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। जेंडर निरंतरता नहीं होगा यहाँ पे, जेंडर रूढ़िवादिता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेंडर विविधता नहीं है, जेंडर सशक्तिकरण तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जेंडर रूढ़िवादिता आपका सही हो जाएगा। देखिए जेंडर सशक्तिकरण के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। इसमें जो है महिला सशक्तिकरण, जैसे आपने सुना होगा, या किसी भी जेंडर को जो है आप सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं, उसे जो है
खुद के पैरों में खड़े होने की बात कर रहे हैं, उसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो है खुद से ऑन कर सके, अपनी जीवन जी सके, सही तरीक़ा से जी सके, तो और समाज में जो है उसका इज्जत हो, प्रतिष्ठा हो। ये सब जो है सशक्तिकरण का उदाहरण है, सशक्त बनाने की उदाहरण है, प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। और जेंडर रूढ़िवादिता ठीक उसका उल्टा है। इसमें जो है क्या है कि लोगों का मानसिकता होती है, ये समाज द्वारा बनाया गया रहता है, ये जो है जन्मजात नहीं होती है। और समाज द्वारा जो है हम लोगों का ये मनोभाव एक बना हुआ रहता है, पूर्वाग्रह बना रहता है कि जो लड़कियां जो है वो बैडमिंटन नहीं खेल सकती, फुटबॉल नहीं खेल सकती, बल्कि वो जो है गुड़िया से खेलेगी, कार से नहीं खेल सकती। लड़कियां जो है विज्ञान नहीं पढ़ सकती, और लड़के जो है विज्ञान में बहुत तेज होते हैं, मैथ में बहुत तेज होते हैं। इस प्रकार से मेंटालिटी बना हुआ होता है, जो कि जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्मृतियाँ दी गई हैं, अल्पकालिक स्मृति, सांवेदिक, ऑपरेशनल स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति। तो पहले आपको ये सभी पढ़ लेना है, उसके पश्चात बताना है कि ये जो है कौन सी स्मृति का उदाहरण दिए गए हैं। तो देखिए आपके उदाहरण है, बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, और धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। तो देखिए हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो हैं हम बचपन में बहुत कुछ सीखे हुए रहते हैं, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं, और हमें जो है बहुत कुछ ऐसा होता है कि एक बार हम सीख जाते हैं तो उस चीज़ को भूलते नहीं हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दी गई है आपका बाइक का सवारी करने का प्रक्रिया। हम ये बहुत पहले सीख चुके होते हैं, और ये जो है लेकिन हम लाइफ लॉन्ग भूलते नहीं हैं, इसे जो है हम याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हम बाइक चला कर गए, दूसरे दिन हमको फिर से सिखाना पड़ेगा किसी को कि चलो इस तरह से बाइक चलाया जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जो है प्रक्रिया होती है चलाने की, ये जो है हमेशा के लिए याद हो जाता है। और देखिए धुले कपड़ों को तह करने की प्रक्रिया, यानी कि आयरन करना कपड़ों को, या जो है उसे फोल्ड करना, ठीक है। तो ये सभी जो होता है, क्या होता है, जो ये जो प्रक्रिया होती है, ये हम सभी कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। और देखिए 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव, ये सभी जो है आप बचपन में जो है 7 वर्ष के जब थे, आपने जो है पेड़ पर चढ़ा था या नहीं चढ़ा था, ये सभी जो प्रक्रिया होती हैं, तो ये सब भी जो है हम अनुभव जो है एक्सपीरियंस हमने जो अपनी लाइफ में की हुई रहती है, जो बचपन की यादें होती हैं, बहुत सारी चीज़ जो होते हैं हम नहीं भूलते हैं। जैसे कि पेड़ पर ही आप भी चढ़े होंगे तो आप भी नहीं भूले होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो ये जो है लॉन्ग टर्म आपको याद रहने वाली चीज़ें हैं। तो क्या ये अल्पकालिक है, क्या आप तुरंत भूल जाते हैं? नहीं, तो ये नहीं होगा आपका। सांवेदिक है? नहीं। ऑपरेशनल स्मृति है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो है आपका है दीर्घकालिक स्मृति, यानी कि बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए आपके ऑप्शन है, बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना है। और भी ऑप्शंस देखते हैं, हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। तो देखिए ये आपका यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स के जो हैं जो शिक्षित नहीं हैं वो भी अपने बच्चे को जो है पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे हमने देखा है कि रिक्शा चलाने वाले के बेटे जो है IAS ऑफिसर तक बने हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल हमें समाज में देखने को मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है कि जो पेरेंट्स शिक्षित नहीं है, गार्जियन शिक्षित नहीं है, तो वो अपने बालक को भी पढ़ाने में रुचि नहीं रखते, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये असफलता
का संदर्भ में जो है ये कथन सही नहीं है। और भी देख लेते हैं। बच्चों की असफलता या गुणारोपण हमेशा उनके आनुवंशिक दोषों को किया जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, आनुवंशिकता से जो है शिक्षा नहीं आती है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। आँखों का रंग जो है वो निर्धारित हो सकती है आपके आनुवंशिकता पर, लेकिन आपका शिक्षा जो है, आप शिक्षा में कितना रुचि रखेंगे, जीवन में कितना, शिक्षा में कितना सफल होंगे, ये सभी जो है निर्धारित नहीं करती है आनुवंशिकता। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन है। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखी करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। तो देखिए स्कूल व्यवस्था में जो कमी होती है, इससे जो है बच्चे क्या होते हैं, सीख नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, और ये जो है एक असफलता के कारण बनती है। तो बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, इन सभी का जो है व्यवस्था स्कूल में किया जाना चाहिए, तभी जाकर जो है बच्चों को जो है पढ़ाई में रुचि होगी और वो जो है अपने जीवन में सफल होंगे। ठीक है, तो असफलता का कारण यही है कि व्यवस्था जो है सही नहीं है और उनकी ज़रूरतों को अनदेखा कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। तो देखिए बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए जो है कौन सा सही नहीं है, आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसे जो है और देखते हैं, शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। बिल्कुल भी सही। बच्चे जो है कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ जो है उन्हें दिक्कत आ रही है, वो त्रुटि जो बच्चे करते हैं इससे समझने में जो है शिक्षक जो इससे समझ पाते हैं अच्छे से। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है त्रुटि की समझ जो है ये सार्थक है, अधिगम प्रक्रिया को ये सहज बनाती है। यह कक्षा में छात्रों को के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए बच्चों की त्रुटियों को समझने के संबंध में सही नहीं है पूछा गया है आपसे, तो सही नहीं है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा। तो देखिए रश्मि जो है एक शिक्षिका है और ये जो है अपनी विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता में को ध्यान में रखती हैं और ये क्या करती है, विभिन्न कार्यकलापों को जो है उपयोग करती है, यानी कि गतिविधियों का उपयोग कर रही है। सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है। तो देखिए जो रश्मि जो है एक शिक्षिका है, ये क्या कर रही है कि बहुत सारी गतिविधियां जो है अपने कक्षाओं में करा रही है और साथ में जो है ये क्या कर रही है कि ग्रुप बना दे रही हैं। समूह बनाने से बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो बहुत कुछ सामाजिक सांस्कृतिक भी सीख रहे होते हैं और अपने शिक्षा के बारे में भी सीख रहे होते हैं। तो ये जो है किसका समर्थन करता है, देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। लॉरेंस कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। नहीं, नैतिक विकास की इसमें कोई बात नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये आपका सही हो जाएगा। सिगमंड फ्रेड मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, नहीं आपका लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इसमें जो है स्कैफोल्डिंग की बात कही गई है और इसमें जो है गतिविधियों के माध्यम से जो सिखाया जा रहा है, समूह में बच्चों को किया जा रहा है सीखने के लिए, तो वे जो है स्कैफोल्डिंग का काम यहाँ पे कर रही है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो है ये दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 24 एक समावेशी कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। व्यक्ति
लक्ष्यों को निर्धारण, प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, सहयोगात्मक अधिगम, मानकीकृत अनुदेशन। यहाँ पे देखिए समावेशी कक्षा की बात हो रही है और विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। तो ये जो है आपका व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण सही है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति नहीं, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करना है। जो समावेशी बच्चे होते हैं, समावेशी कक्षा होती है, इसमें क्या होते हैं कि सभी तरह के बच्चे जो है एक साथ सामान्य बच्चों के साथ बैठकर जो है अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार की जो इन्वायरमेंट हमें कक्षाओं में देखने को मिलती है, इसे हम समावेशी कक्षा के रूप में जानते हैं। और समावेशी कक्षा में जो है कोई भेदभाव नहीं होती है और जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें भी शामिल किए जाते हैं। पिछड़े वर्ग से या किसी भी समाज से बच्चे आते हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। उस दृष्टिकोण से देखना ही जो है गलत होती है, ठीक है, कि ये जो है पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा जाति का है या पिछड़ा जो है समाज का है, इस प्रकार से देखना ही गलत होता है। तो सभी प्रकार के बच्चे जो है एक कक्षा में बैठकर यदि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिन्हें जो है ज़रूरतें हैं उनकी व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है, ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए, तो ऐसे कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहेंगे। और इसमें जो है व्यक्ति के लक्ष्यों के निर्धारण जो है उन्हें मदद कर सकती है। प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति नहीं होनी चाहिए। क्लासरूम में यदि कोई बच्चा जो है दिव्यांग है और कोई नॉर्मल बच्चा है, उनमें कंपटीशन आपको नहीं कराना है, ये आपका गलत तरीका होता है। और देखिए सहयोगात्मक अधिगम बिल्कुल सही। यदि बच्चों का जो है सहयोग यदि मिलता है, उन्हें ग्रुप में काम करने को मिलती है, उन्हें भी जो है मौका मिलती है, तो वे जो है उनकी इंटरेस्ट बढ़ती है, रुचि बढ़ती है और वो जीवन में सफल होते हैं। तो सहयोगात्मक अधिगम आपका करेक्ट हो जाएगा। मानकीकृत कहीं भी देखिए आप समझ जाएगा नेगेटिव वर्ड है, मानकीकृत अनुदेशन देना गलत हो जाएगा। तो देखिए आपका 2, 1 और 3 इसमें सही दिख रहा है। 1 और 3 आपके 4 में दिए गए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। तो देखिए आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं एल्फ्रेड बिनेट, चार्ल्स स्पीरीमैन, थियोडोर साइमन, हार्वर्ड गार्नर। तो यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा बुद्धि 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में जो है हार्वर्ड गार्नर ने बताया है और इन्होंने जो है इसी पर संबंधित सिद्धांतों को दिया है और बुद्धि जो है कई प्रकार की होती है इन्होंने बताई है। तो हार्वर्ड गार्नर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सामान्य बुद्धि के विचार को इन्होंने नकारा था और अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रिया पदों के बारे में रूप में जो है परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही हो जाएगा, हार्वर्ड गार्नर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को कमोबेश जो कहते हो पुनरुत्पादित करें, ठीक है। और कारण देख लेते हैं। जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों को सीखने में अर्थपूर्ण द्योतक है। तो देखिए ये आपका दोनों कथन जो है इसमें सही दिया गया है, क्योंकि इसमें जो है आपका बताया गया है कि शिक्षा कब असफल हो जाती है, जब बच्चों से जो है हमेशा अपेक्षा की जाती है कि आप जो है जो हमने पढ़ाया उसी को जो है याद करके आप जो है यदि याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो ये ऐसे में जो है शिक्षा क्या हो जाती है, असफल हो जाती है, कभी भी सफल नहीं होती है। तो ये आपका ऑप्शन जो है पॉजिटिव दिया गया है कि यहाँ पे जो बताया गया है कि ये असफल हो जाती है जब जीव का पुनरुत्पादित करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपका कथन सही है। कारण देख लेते हैं। जानकारी का पुनरुत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ये जो है उन्हें और मतलब जो है उसे दिक्कत होती है सीखने में, ठीक है। बस याद रखना काफ़ी नहीं होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन 1 ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, एक कक्षा में अध्यापिका विभिन्न जातियों के समूहों वाले अधिगमकर्ताओं के लिए
समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, जो शिक्षिका या जो शिक्षक हैं, आपको भी इस चीज़ को जो है यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सोचिए कि कैसे इसका जो है आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आप एक भविष्य के शिक्षक हैं और यदि शिक्षक होने के नाते जो है आप यदि शिक्षक बन जाते हैं या बन जाती हैं तो ऐसे में जो है आपके स्टूडेंट्स है वो आपसे समावेशी वातावरण क्या रचना जो है आप क्लास में कैसे करिएगा, ताकि बच्चे जो है आपस में सीख सके और बच्चे जो है क्या कर सके कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके और उन्हें सीखने में कोई परेशानी नहीं आए। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। अपनी उन अवधारणा और पूर्वाग्रहों पर विमर्श करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभवों को सीमित करते हैं, बिल्कुल भी सही। और देखिए, कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता शामिल करके, कक्षा में बच्चों की आकांक्षाओं की विविधता को शामिल करके, ये भी आपका सही होगा। और देख लेते हैं, कक्षा में आकांक्षाओं का विविधता नहीं होगा यहाँ पे, ये आपका गलत हो जाएगा। उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो समानता पर विशेष बल देते हैं, बिल्कुल भी सही। स्वयं को मानव पाठ्यक्रम के अनुकूलन बनाने हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो बच्चे को जो अवधारणा और बच्चों के प्रति जो है अपने जो है अवधारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है, इस पर जो है विचार विमर्श करके बच्चों का जो है यदि आप शैक्षिक अनुभव जो है को सीमित करते हैं, पूर्वाग्रह को यदि आप सीमित करते हैं, तो गलत अवधारणा को यदि आप सीमित करके जो है उन्हें शिक्षा देती हैं, तो ये आपका सबसे सही तरीका होगा। और उन संस्थागत प्रतिमानों पर बल देकर जो समानता पर विशेष बल देते हैं, यानी कि जो बच्चे विभिन्न एनवायरनमेंट से आए हुए हैं उन्हें जो है समान पूर्वक देखना और समानता पर जो है विशेष बल देना, ताकि अदर बच्चे भी जो है क्लासरूम में वे सभी दूसरे बच्चों को जो है रेस्पेक्ट दे और अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करे। इस प्रकार का जो है एनवायरनमेंट बनाने से क्या होगा कि बच्चे जो है आसानी से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर का 1 और 3 ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है विभिन्न गतिविधियां करा सकती हैं, समूह बना सकती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 का इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। रमनिक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशित कक्षा के इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके विविध प्रकार के दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देकर, तो देखिए दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देकर जो है बच्चे नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो जो है दृष्टिबाधित है, यानी वो जो है अपने आँख से नहीं दिख पा रहा है या आँखों से जो है उन्हें कम दिखती है। तो ऐसे में जो है आप चित्रों का दृश्यात्मक या चित्रों वाले जो है विविध प्रकार के जो है आप प्रस्तुतिकरण देते हैं, तो वो जो है इससे नहीं पढ़ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, नहीं सीख पाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। छोटी एवं मुद्रित कार्यशीट प्रदान करके, देखिए किसी किसी बच्चे को जो है कम दिखाई देता है, तो बड़ा बड़ा लेटर रहता है तो वो जो है अच्छे से देख पाता है, या जो मुद्रित होगा यानी कि प्रिंटेड होगा उसे कार्यशीट देकर आप इस जो है उसे नहीं सिखा पाएंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और देखिए, मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराकर, फिर भी प्रिंटेड बुक्स का ही बात हो रही है, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आपका होगा यहाँ पे त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शीय संसाधनों का प्रावधान करके जो है आप निर्देशात्मक समायोजन जो है आपको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा हुए गणित के संप्रत्ययों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र, तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र जो है क्या फ़ायदा होती है, इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र से आपको बतानी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, अधिगम के स्थानांतरण और अंतर्विषय का अधिगम को बढ़ावा देता है। तो देखिए, जो अनुपमा जो है वो गणित के अपनी कक्षा के साथ विज्ञान शिक्षक अनुपमा
गणित के संप्रदायों के साथ संबंध बनाती है। ठीक है, तो ये जो है क्या क्या कर रही है यहाँ पे कि जो विज्ञान की शिक्षा के अनुपमा और गणित के संप्रदायों के साथ जो है उस संबंध बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार के शिक्षा शास्त्र से जो क्या होगा कि अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषय के अधिगम को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें सही होगा। ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगी, बिल्कुल भी नहीं। छात्रों में भ्रांतियाँ को बढ़ावा देगी, बिल्कुल भी नहीं। अधिगम की रुकावट उत्पन्न करेगा, बिल्कुल भी नहीं। तीनों ऑप्शन गलत हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके और उन्हें निष्क्रिय रखकर, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, बारंबार परीक्षा लेकर और शिक्षार्थियों के बीच में भय की अवस्था में रखकर। यहाँ पे देखिए आपका जो है इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं दूंगी इस वीडियो में, आपको जो है इस प्रश्न का आंसर बतानी है। और पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था आपने उसका आंसर जो है किसी ने नहीं दिया है, जो कि गलत बात है। आप जो है जो भी प्रश्न दिया जाए खुद से सॉल्व करने के प्रयास करें और उसे जो है आंसर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो उस प्रश्न का आंसर मैं इस वीडियो में बता देती हूँ। देखिए इसी प्रश्न को जो है मैंने पूछा था आपको पिछले वीडियो में, लेकिन एक भी कमेंट नहीं आए हैं। आप जो है पूरा प्रयास करें कि क्वेश्चन का जो है आंसर खुद से देने का प्रयास करें, इससे जो है आप अच्छे से सीख पाएंगे और आपको याद भी रहेगा मैंने इस प्रश्न का जो है जवाब क्या दिया था। तो इससे जो है आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था आपका, एक रचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय है। कहीं भी आपको निष्क्रिय शब्द दिखे तो आप इसे गलत समझ लीजिएगा। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, ये भी आपका गलत है। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय है, ये भी यहाँ पे भी आपको निष्क्रिय शब्द आ गया। तो अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है। तो क्रियाशील आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, या सक्रिय आपको दिखे तो ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सही आंसर होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न मैंने आपको दे रखा था, लेकिन किसी ने भी कमेंट नहीं किया था। तो आप जो है अगले बार से रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट करने की ज़रूर प्रयास करें। और आज का जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 30, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है इसका आंसर खुद से बतानी है। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है, इसका आपको आंसर बतानी होगी। 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं और 2 ऑप्शन जो है नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।